आप सभी को नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के दोस्तों बीए बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक्स हैं। और दोस्तों जिस बुक का नाम है पर्यावरण अध्ययन और इस बुक का सब्जेक्ट कोड QES जो कि एक कंपलसरी या अनिवार्य बुक्स हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में इस बुक से एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर दोनों को देखने वाले हैं। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इस बुक का एग्जाम में पेपर किस प्रकार आएगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं कि इस एग्जाम का पेपर आएगा MCQs में, जिसमें आपको 70% मिलेंगे MCQs, जिसमें 4 ऑप्शन वाले प्रश्न हैं और आपको 70 के 70 पे प्रश्न भी करने हैं और प्रत्येक प्रश्न है दोस्तों 1 नंबर का होगा। इस प्रकार आपका ये प्रश्न पत्र होगा दोस्तों 70 नंबर का होगा और ये प्रश्न पत्र MCQs में आएगा। और आज के इस वीडियो में इस बुक से एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप नए तो आपके अपने चैनल धुरीना स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको VM रिलेटेड सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन मिलती रहे और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी मिलते रहें। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आपके एग्जाम में जो प्रश्न आएंगे वो MCQs में आएंगे, लेकिन हम आज के इस वीडियो में प्रश्न अध्ययन करने वाले वन लाइनर में, क्योंकि वन लाइनर प्रश्न को अध्ययन करने में आपको कम समय लगेगा और ये सभी प्रश्न है दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों आज का पहला सवाल है पर्यावरण को कहा जाता है, तो दोस्तों पर्यावरण को जीव मंडल कहा जाता है। अब दोस्तों प्रश्न संख्या नेक्स्ट दूसरा, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस प्रकार आपका प्रश्न आएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 में से आपको एक आंसर सेलेक्ट करना है और वो आंसर होगा 5 जून पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों प्रश्न संख्या नेक्स्ट है तीसरा, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। जो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ उसका आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन दोस्तों किया गया रियो डी जेनेरो में। अब दोस्तों प्रश्न संख्या नेक्स्ट है चौथा है, 2002 में विश्व पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। दोस्तों इससे पहले जो प्रश्न था वो था 1992 में पृथ्वी सम्मेलन, और इसमें ये अब पूछ रहे हैं कि 2002 में विश्व पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो दोस्तों 2002 वाला विश्व पृथ्वी सम्मेलन है उसका आयोजन किया गया जोहान्सबर्ग में, और 1992 वाला पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया वो रियो डी जेनेरो में। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 5 है, पर्यावरण की प्रकृति, ये पुस्तक का नाम है कि पर्यावरण की प्रकृति पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों एंड्री गाउंडी। अब दोस्तों प्रश्न संख्या नेक्स्ट है छठा, विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व आवास दिवस है वो प्रतिवर्ष 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब दोस्तों प्रश्न संख्या नेक्स्ट है 7वां, किसी सीमा कारक की अधिकतम व न्यूनतम सीमा के मध्य रेंज क्या कहलाती। यानी कोई सीमाकारी कारक है उसकी अधिकतम और न्यूनतम सीमा होती है, उसके बीच की जो रेंज होती है वो क्या कहलाती है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों वो कहलाती है उपयुक्त सीमा। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 8वां है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। आपको प्रश्न इस घुमा फिरा पूछ सकते हैं कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था कहाँ पर स्थित है। इसमें 4 ऑप्शन देंगे जो MCQs में आपको देना है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों पणजी। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 9 है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करने वाली गैस का नाम बताइए। तो गैस का नाम है ओजोन। जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें उनका अवशोषण करती है वो ओजोन गैस करती है। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 10वां, विश्व का प्रथम पर्यावरण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो विश्व का प्रथम पर्यावरण सम्मेलन दोस्तों आयोजित किया गया है वो स्टॉकहोम में आयोजित किया गया। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 11 है, क्योटो शहर कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्योटो शहर है दोस्तों जापान देश में स्थित है। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 12 है, जीवों व वातावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कौन सी है। यानी जीव और वातावरण के जो बीच के संबंध होते हैं उन संबंधों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है। दोस्तों पारिस्थितिक विज्ञान। यानी पारिस्थितिक विज्ञान में जीवों और वातावरण के मध्य जो अंतर संबंध है उनका अध्ययन किया जाता है। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 13 है, मनुष्य एवं जीव मंडल कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। मनुष्य एवं जीव मंडल कार्यक्रम किसके द्वारा आरंभ किया गया। तो दोस्तों ये यूनेस्को एक संस्था है अंतर्राष्ट्रीय, यूनेस्को के द्वारा मनुष्य और जीव मंडल के कार्यक्रमों के आरंभ किया गया। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 14 है, पर्यावरण और वन मंत्रालय स्थित है। तो दोस्तों पर्यावरण और वन मंत्रालय नई दिल्ली में स्थित है।
अब दोस्तों प्रश्न संख्या 15 है, पृथ्वी को ज्यामितीय आधार पर कितने ताप कटिबंधों में विभक्त किया गया। यानी जो ज्यामितीय आधार पर जो पृथ्वी है उसको कितने ताप कटिबंधों में विभक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 3 ताप कटिबंधों में विभक्त किया गया है ज्यामितीय आधार पर। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 16 है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों मानव अधिकार दिवस से मनाया जाता है प्रति वर्ष 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 17 है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है प्रति वर्ष। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को, उसके बाद विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता पूछे तो 16 सितंबर को। मानव अधिकार 10 दिसंबर और विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, ये दोनों याद रखना। अब प्रश्न संख्या 18 है, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के सक्करण को क्या कहते हैं। तो जैव भू रासायनिक सक्कर। यानी पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के सक्करण को कहते हैं भू रासायनिक सक्कर। अब दोस्तों प्रश्न संख्या नेक्स्ट है 19वां, संपूर्ण जलमंडल का कितना भाग शुद्ध रूप में पाया जाता है। जो संपूर्ण जलमंडल है उसका कितना प्रतिशत भाग है शुद्ध रूप में। या इस प्रकार पूछ सकते हैं कि संपूर्ण जलमंडल का कितना भाग या कितना पानी है वो पीने योग्य है। तो इसका राइट आंसर 2.6% ये मात्रा है जो संपूर्ण जलमंडल का पानी है या जलमंडल का भाग शुद्ध रूप है। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 20 है, विश्व का कितना जल महासागरों के लवणीय जल के रूप में। यानी दोस्तों इसमें पूछा गया है कि विश्व का कितना जल महासागरों के लवणीय रूप में, यानी कितना प्रतिशत जल है वो महासागरों में खारे पानी के रूप में, यानी लवणीय यानी खारे पानी के रूप में। इसका राइट आंसर है 97% है वो जल है वो महासागरों में खारा है। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 21 है, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त कर पौधे जिस प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं। सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और ऊर्जा प्राप्त करने के बाद जो पौधे हैं वो अपना भोजन बनाते हैं उसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा ही पौधे वो सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करके जो भोजन बनाते हैं। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 22 पोषण स्तर 3 के मांसाहारी जंतुओं को कहते हैं। यानी पोषण स्तर 3 है उनके मांसाहारी जंतु को क्या कहा जाता है। तो द्वितीय उपभोक्ता इसका राइट आंसर है। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 23 है, सटर जी ने भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा है। तो दोस्तों सटर जी ने भारत को 9 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। अब दोस्तों प्रश्न संख्या नेक्स्ट है 24 है, प्रकाश जल में लगभग कितनी गहराई तक पहुंच सकता है। यानी जो प्रकाश है जो जल की कितनी गहराई तक लगभग पहुंच सकता है। इसका राइट आंसर दोस्तों 1800 फीट तक जो प्रकाश है वो जल की गहराई में पहुंच सकता है। अब दोस्तों प्रश्न संख्या नेक्स्ट है 25वां, दक्षिणी अमेरिका में स्टेपी घास को कहते हैं। तो दोस्तों दक्षिण अमेरिका में स्टेपी घास को कहते हैं पंपास। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका में स्टेपी घास को कहते हैं। दोस्तों उत्तरी अमेरिका में स्टेपी घास को कहते हैं प्रेरी और दक्षिण अमेरिका में कहते हैं पंपास। ये दोस्तों याद जरूर रखना कि दक्षिण अमेरिका में जो घास के मैदान होते हैं स्टेपी के उसे पंपास कहा जाता है और जो उत्तरी अमेरिका में इन्हीं को प्रेरी कहा जाता है। दोस्तों दोनों का नाम अलग है, पंपास दक्षिण अमेरिका और प्रेरी है उत्तरी अमेरिका। अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल है 27वां, बहुत सरल सवाल है, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। तो वो इनका आप सभी को पता है। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 28वां, थार मरुस्थल का कल्प वृक्ष है। तो इसका राइट आंसर है खेजड़ी। दोस्तों इस नेक्स्ट प्रश्न है 29वां, पृथ्वी का कितना क्षेत्रफल है वो जल से ढका हुआ है। तो इसका राइट आंसर 70% क्षेत्रफल है वो पृथ्वी का वो जल से ढका। इससे जो 6% भाग है 30% वो वन और जो रहने के आवासीय क्षेत्र में बटा हुआ है। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 30 है, राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वन रखने का लक्ष्य है। यानी दोस्तों राष्ट्रीय वन की नीति है भारत में, उसमें कितने प्रतिशत भाग पर भारत के भौगोलिक क्षेत्र में वन रखने का लक्ष्य, वन लगाने या रखने का लक्ष्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 1/3 भाग पर, 1/3 भाग पर भारतीय राष्ट्रीय नीति के अनुसार भौगोलिक क्षेत्र में वन होने सही। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 31वां, वे पौधे जो शुष्क जलवायु में पाए जाते हैं, वे पौधे जो शुष्क जलवायु में पाए जाते हैं तो उसे जीरोफाइट कहा जाता है। जीरोफाइट यानी जो मरुस्थल में या शुष्क जलवायु में होने वाले पौधों को कहते हैं। यह थोड़ा बहुत याद रखना आप।
अब दोस्तों प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, भारत में मैग्रू वनस्पति कहाँ पाई जाती है? दोस्तों भारत में मैग्रू वनस्पति पाई जाती है सुंदरबन में। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 33वां है, सैंपियन। कहीं पर लिखा ऐसा आएगा कि सेठ सैंपियन ने भारतीय वनों के कुल कितने प्रकार बताए? तो दोस्तों सैंपियन ने भारतीय वनों को 16 भागों में बांटा है। अब दोस्तों प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, विश्व के किस महाद्वीप में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो दोस्तों विश्व के किस महाद्वीप में पूछे तो इसका राइट आंसर है अफ्रीका महाद्वीप में। विश्व में जो सर्वाधिक वन पाए जाते हैं वो अफ्रीका महाद्वीप में। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 35वां है, रेगिस्तान में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो जीरोफाइट्स। इससे पहले आपने ये भी प्रश्न देखा, वो प्रश्न सेम है। वे पौधे जो शुष्क जलवायु पाए जाते हैं वो कहलाते हैं जीरोफाइट। शुष्क जलवायु या रेगिस्तान में या मरुस्थल में प्रश्न किस प्रकार भी पूछ सकते हैं, तो इसका राइट आंसर दोस्तों जीरोफाइट। आपको जीरोफाइट शब्द सुनते आपको ये माइंड में आ जाना चाहिए कि ये मरुस्थल या कम पानी वाली जगहों में उगने वाले पौधे होते हैं। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 37वां है, काजरी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों काजरी जो एक अनुसंधान केंद्र है वो जोधपुर जिले में स्थित है, जोधपुर संभाग में स्थित है। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 37वां, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये जोधपुर। केंद्रीय अनुसंधान संस्थान या काजरी ये जोधपुर जिले में स्थित है। ये प्रश्न आप थोड़ा ध्यान रखना। अब दोस्तों प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों टिहरी बांध है दोस्तों भागीरथी नदी पर स्थित है। स्वच्छ जल के अध्ययन को कहा जाता है, यानी जो स्वच्छ जल होता है, शुद्ध जल होता है, उसके अध्ययन को कहा जाता है लिमोनोलॉजी। लिमोनोलॉजी स्वच्छ जल के अध्ययन को कहा जाता है। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 40वां है, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो दोस्तों कावेरी जल विवाद है वो तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों के बीच का एक विवाद है, कावेरी जल विवाद जिसे कहा जाता है। पूछे तो कौन दो राज्यों के बीच है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। किस राज्य में टैंक सिंचाई के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो तमिलनाडु के पास दोस्तों टैंक सिंचाई के तहत जो राज्य का वो सबसे बड़ा क्षेत्र है। अब दोस्तों प्रश्न संख्या नेक्स्ट है 42वां, राजस्थान में संगमरमर के उत्पादन का प्रमुख स्थान कौन सा है? या आप कहते संगमरमर, राजस्थान में संगमरमर के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है या उत्पादन की दृष्टि से प्रथम या प्रमुख कौन सा? इस प्रकार प्रश्न है तो आपको उसमें यह आंसर देना है कि मकराना जो राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है, यह प्रसिद्ध स्थान है संगमरमर के लिए। अब दोस्तों प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, भारत में सोने चांदी की जो सर्वाधिक खाने कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों केरल में है, जो सोने चांदी की भारत में सर्वाधिक या प्रसिद्ध खाने स्थित है। अब दोस्तों प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, राजस्थान की नात्रा की पाल, राजस्थान की नात्रा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? एक स्थान है नात्रा की पाल जो राजस्थान में स्थित है। इस क्षेत्र में कौन सा खनिज सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? आपको इसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे कि लो एशक या अन्य खनिज जो पत्थर, इस प्रकार आएगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों लो एशक। राजस्थान के नात्रा पाल वो लो एशक खनिज पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक या अधिक निर्यात किया जाने वाले किस खनिज का होता है? अब दोस्तों प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक निर्यात किस खनिज का होता है? तो मैग्नीज ऐसे खनिज है जो भारत में सबसे अधिक निर्यात होता है, इस मैग्नीज खनिज का। अब दोस्तों प्रश्न संख्या नेक्स्ट है 46वां, राजस्थान में परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? दोस्तों रावतबाटा में स्थित है, जो भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहा जाता है। अब दोस्तों प्रश्न संख्या है, सामान्य जल का पीएच कितना होता है? पीएच सामान्य जल का यानी नॉर्मल, तो नॉर्मल जल का दोस्तों पीएच होता है वो 7 होता है, 7.0। इससे कम इससे अधिक होता है तो सामान्य जल नहीं माना जाता है। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 48वां, भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर कौन सा है? क्या यूं कहे तो कि भारत में सबसे ज्यादा किस नगर में प्रदूषण होता है, धुआं निकलता है? तो इसका राइट आंसर है दिल्ली में, जो सबसे ज्यादा प्रदूषित नगर कहा जाता है। दिल्ली या नई दिल्ली एक ही बात है। अब दोस्तों प्रश्न संख्या है 49, ध्रुवों पर बर्फ किस प्रदूषण के कारण पिघल रही है? जो ध्रुव होते हैं जैसे दक्षिणी ध्रुव हैं और उत्तरी ध्रुव हैं, इन ध्रुवों पर जो बर्फ पर पिघलता है वो किस प्रदूषण के कारण पिघलता है? इस प्रश्न में ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों तापीय प्रदूषण के कारण, यानी जब तापीय प्रदूषण होता है तो बर्फ अवश्य पिघलता है। यानी बर्फ किससे पिघलता है? जिसे ताप मिलती है, जिसे उष्मा, इस प्रकार जो ध्रुव पर बर्फ पिघलता है वो तापीय प्रदूषण के कारण पिघलता है। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 50वां, राजस्थान के नात्रापाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? ये वही प्रश्न है दोस्तों, इसका राइट आंसर है लो एशक।
अब दोस्तों प्रश्न संख्या 51 है, बंगाल का शौक किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को बंगाल का शौक भी कहा जाता है। इस प्रकार प्रश्न पूछ सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी को किसका शौक कहा जाता, तो इसका राइट आंसर है बंगाल का शौक। या बंगाल का शौक किस नदी को कहा जाता, तो ब्रह्मपुत्र नदी को। अब दोस्तों प्रश्न का नेक्स्ट है, भारत के किस एकमात्र सम्राट ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया? तो इसका राइट आंसर दोस्तों अशोक मौर्य के काल में, या अशोक मान या अशोक मौर्य वो एक है। उन्हीं के टाइम में भारत में सर्वाधिक पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया गया। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 53वां, स्टॉकहोम के मानव पर्यावरण सम्मेलन में पहली बार कितने देशों ने भाग लिया? तो इसका राइट आंसर 119 देशों ने भाग लिया स्टॉकहोम के मानव पर्यावरण सम्मेलन में पहली बार में। अब दोस्तों प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, सबसे बड़े स्वच्छ जलीय भाग किस रूप में पाए जाते हैं? यानी शुद्ध रूप में जल, यानी शुद्ध जल किस रूप में या किस बड़े भाग में सबसे अधिक पाया जाता है? या यूं कहे तो कि सबसे बड़े स्वच्छ जलीय भाग किस रूप में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों बर्फ के रूप में। जो बर्फ के ग्लेशियर होते हैं, ग्लेशियर के रूप में दोस्तों जो पीने योग्य पानी का भाग सर्वाधिक पाया जाता है। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 55 है, हरा सोना किसे कहा जाता है? जैसे आपको नाम पता है, हरा वनस्पति को कहा जाता है, वनों को हरा या वनस्पति को हरा सोना भी कहा जाता है। राजस्थान का एक स्थान है खेतरी सिंगाना, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों खेतरी सिंगाना है वो तांबे के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अब दोस्तों प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, सीमेंट बनाने के कच्चे माल के रूप में कौन सा खनिज काम आता है? या यूं कहे कि जो सीमेंट बनती है उसमें कच्चा माल यानी सर्वाधिक किस जो खनिज का उपयोग होता है वो सुना पत्थर, इससे सीमेंट का कच्चा माल भी कहा जाता है सुना पत्थर को। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 58 है, जलीय वातावरण में सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जलीय वातावरण जो सूक्ष्म यानी छोटे छोटे जीव होते हैं जो न दिखने योग्य या यूं कहे तो बहुत ही छोटे छोटे दिखते हैं, उनको प्लवक कहते हैं। प्लवक कहते हैं जलीय वातावरण में सूक्ष्म जीवों को, छोटे छोटे जीवों को, या न दिखने वाले जिसे आप वो लैब से देखते हैं वो। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस वातावरण से ली जाती है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण क्रिया में CO2 गैस है वो दोस्तों वातावरण से ली जाती है। सूक्ष्म उपभोक्ता को क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 60 सूक्ष्म उपभोक्ता को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है अपघटक। अब दोस्तों प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा किस स्तर में सर्वाधिक होती है? जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें प्रथम स्तर होता है, दूसरा स्तर, तृतीय स्तर, चौथा स्तर होता है, इस प्रकार स्तर होते हैं। उस स्तरों में सबसे अधिक ऊर्जा किस स्तर में होती है? तो जाहिर सी बात है सबसे निचले स्तर में जो ऊर्जा होती है वो सबसे अधिक होती है। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 62, EPA का फुल फॉर्म क्या है? या EPA का पूरा नाम क्या है? तो E का मतलब है एनवायरमेंटल, P का मतलब है प्रोटेक्शन और A का मतलब है एजेंसी। इस प्रकार एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 63 है, इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? इकोलॉजी शब्द है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है E.P. ओडम के द्वारा। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया इस प्रकार पूछे तो E.P. ओडम इसका राइट आंसर है। अब प्रश्न संख्या 67 है दोस्तों, विश्व स्तर पर प्राथमिक उत्पादकता के ओडम मोदी द्वारा कितने स्तर निर्धारित किए गए? तो इसका राइट आंसर 3 स्तर निर्धारित किए गए ओडम मोदी के द्वारा विश्व स्तर पर प्राथमिक उत्पादकता के आधार पर। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 65 है, कार्यशीलता के आधार पर पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों को विभक्त कितनी श्रेणियों में किया गया? यानी कार्यशीलता के आधार पर पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों को, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक अजैविक घटक होते हैं, उसमें यह पूछा कि जैविक घटकों को कितने भागों में या कितने श्रेणियों में बांटा गया है कार्यशीलता के आधार पर? तो इसका राइट आंसर 3 श्रेणियों में बांटा गया है जैविक घटकों को पारिस्थितिक तंत्र में कार्यशीलता के आधार पर। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 67 है, जीव पारिस्थितिक तंत्र शब्द किसने दिया? तो कार्ल मोबियस ने जीव पारिस्थितिक तंत्र शब्द का नाम दिया। यानी जीव पारिस्थितिक तंत्र शब्द किसने दिया? तो ये कार्ल मोबियस के द्वारा। अब प्रश्न संख्या 67, वह क्रिया जिसमें एक जल तंत्र धीरे धीरे वानस्पतिक या घास युक्त स्थान में परिवर्तन हो जाए। यानी वह क्रिया जिसमें एक जल तंत्र होता है वो धीरे धीरे वनस्पति या घास युक्त स्थान में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आप मान तो कोई झील है या कोई नदी है, वो धीरे धीरे वनस्पति या घास युक्त या जो वन का क्षेत्र बन जाता है या वन में परिवर्तन हो जाता है,
उस क्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? इस क्रिया को कहा जाता है हाइड्रोशीयर। हाइड्रोशीयर पूछे तो ये वह क्रिया है जिसमें जल तंत्र धीरे धीरे वनस्पति या घास युक्त स्थान में परिवर्तित हो जाता है। अब प्रश्न संख्या 68, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से किसने स्तूपों को उल्लेख किया है? यानी ये प्रश्न में कहा गया है कि पारिस्थितिक तंत्र की संरचना को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से किसने स्तूपों का उल्लेख किया? तो इसका राइट आंसर चार्ल्स एल्टर ने पारिस्थितिक तंत्र की संरचना को प्रदर्शित करने के लिए स्तूपों का उल्लेख किया है। अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट, एक खाद्य श्रृंखला में पादप, हिरण और भेड़िया और शेर है। एक दोस्तों खाद्य श्रृंखला है, उसमें एक पादप है, एक हिरण है, एक भेड़िया और एक शेर है, 4 चीजें हैं। इसमें सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होगी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों पादप में सर्वाधिक ऊर्जा होती है, यानी पादप, हिरण, भेड़िया और शेर में सर्वाधिक ऊर्जा होगी तो वो होगी पादप में। अब दोस्तों प्रश्न संख्या लास्ट और नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र में निरंतर आवश्यकता किसकी होती है? तो पारिस्थितिक तंत्र में दोस्तों निरंतर आवश्यकता होती है ऊर्जा की। इस प्रकार आपका प्रश्न आएगा कि पारिस्थितिक तंत्र में निरंतर ऊर्जा या निरंतर आवश्यकता किस चीज की? उसमें 4 ऑप्शन देगा, उसमें एक ऑप्शन होगा ऊर्जा, तो इसका राइट आंसर भी होगा ऊर्जा। दोस्तों ये थे पर्यावरण अध्ययन सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न 70, और इसी प्रकार पेपर में भी आप पे MCQ प्रश्न आएंगे, वो 70 प्रश्न आएंगे। और दोस्तों अगर आप नए हैं तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको VM रिलेटेड सभी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। और दोस्तों PDF प्राप्त करना तो इसका लिंक टेलीग्राम चैनल का दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए गए, वहां से आप टेलीग्राम चैनल में जुड़कर आप टेलीग्राम चैनल में ये इस वीडियो की PDF डाल दी गई, वहां से आप इस वीडियो की PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद।